हमने अभी तक जितने प्राचीन ऋषियों को पढ़ा है, महर्षि ब्रह्म, पाराशर, बारामिहिर, कल्याण वर्मा, जितने भी हमने ऋषियों को पढ़ा है, उसमें हमें काल सर्प जैसे कोई योग नहीं दिखाई दिया। ये मुझे लगता है कि बाद में कुछ लोगों ने है ना इसको जोड़ा है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि पहले हमें ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हम काल सर्प योग पे विचार भी नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से काल सर्प दोष जैसा दोष जब शास्त्रों में नहीं हमें। ये कुंडली ये है, सिंगर है मीका सिंह। वो आप इनको पता नहीं, आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, उनको तो जानते ही होंगे, दलेर मेहंदी। हाँ, दलेर मेहंदी। ये दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं। अच्छा। तो ये और दलेर मेहंदी दोनों लोग बचपन से ही गुरुद्वारे में और इधर उधर पाठ वाठ किया करते थे, और बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे। अब ये बॉलीवुड के इधर पिछले 10-15 साल से मतलब नॉन स्टॉप हिट पे हिट गाने देते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े आदमी है और बहुत ही ठीक। अच्छा। तो मीका सिंह है ना, ये पंजाबी सिंगर भी हैं और बॉलीवुड के सिंगर भी हैं। तो मीका सिंह की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और मीन राशि है। ठीक है, तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो इनका कन्या लग्न का मालिक बुध बैठा है स्थिर में, अष्टमेश का मंगल चर में बैठा है, मध्य आयु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा द्विस्वभाव में, ये भी मध्य आयु हो गई। शनि इनका चर में है और चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये अल्पायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु की जन्म कुंडली ये मीका सिंह की है। हाँ, तो ठीक है। 45 साल के हैं। हाँ, ठीक है। 45-46 के। ठीक है। अच्छा, अब इसमें राजयोग देखो। तो लग्नेश भाग्य भाव में बुध है ना, एक तो एक राजयोग ये बनाएगा। और पंचमेश का शनि अपने से 7वें बैठा है लाभ भाव में, कर्क राशि में, है ना। ये पंचम घर को देख रहा है शनि, मकर राशि को, अपने ही घर को। तो ये पंचम घर मजबूत हो गया। राजयोग तो नहीं बना, लेकिन पंचम घर मजबूत हो गया, है ना। तो और भाग्येश इनका शुक्र 8वें घर में गया, है ना। अब शुक्र है तो नीचा विलासी, शुक्र की मीन राशि उच्च की है, मेष में बैठा है मंगल के साथ। कन्या लग्न में मंगल पराक्रम का 8वें घर का मालिक होता है, कारक ग्रह है। तो इसलिए कन्या लग्न में शुक्र यहाँ पे जो बैठा 8वें घर में, ये कहीं न कहीं भाग्य को थोड़ा बिगाड़ेगा, कमजोर करेगा। लेकिन धन भाव को ये देख रहा है शुक्र, है ना, तो ये धन भाव को तो मजबूत रखेगा। गुरु भाग्य भाव में बैठा है, कन्या लग्न में गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश है। तो चतुर्थ भाव का मालिक भाग्य भाव में गुरु, है ना, उच्चाभिलाषी बैठा, तो एक राजयोग ये बनाएगा। तो दो राजयोग इसमें केंद्र त्रिकोण के हैं कि लग्नेश बुध भाग्य भाव में और चतुर्थेश गुरु भाग्य भाव में। ठीक, सूर्य 12वें घर का मालिक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये राजयोग ऐसे भी गणना की जाएगी क्या? लग्नेश बुध भाग्य भाव में 1, चतुर्थेश गुरु भाग्य भाव में 2, वो बात एक ही है। बुध भाग्य भाव में 3 और सप्तमेश गुरु नहीं, बुध भाग्य भाव नहीं है, बुध तो लग्नेश है। ठीक है। तो चाहे तो इसको, है नी, लग्नेश चतुर्थेश का राजयोग कह सकते हो, 9वें घर में बन रहा है ना, लेकिन अलग अलग करना ठीक रहेगा कि लग्नेश बुध भाग्य भाव में बैठा है, ठीक, एक राजयोग ये दे देगा, और एक चतुर्थेश गुरु भाग्य भाव में बैठा है, 2 राजयोग इनको मिल जाएंगे, है ना। बाकी पंचमें। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा बताइए, बहुत डीप कैलकुलेशन की बात है कि लोग ऐसे कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर नहीं करते कि जैसे इसमें लग्नेश बुध भाग्य भाव में बैठा, अब वो बुध दशमेश भी है, तो ये कैलकुलेशन लग्नेश भाग्य भाव में जाएगी, इससे ली जाएगी कि दशमेश भाग्य भाव में गया है इससे ली जाएगी? हाँ, अब सबसे पहले जब गणना की जाएगी तो जन्म कुंडलियों में
है नहीं, हाँ, तो लग्नेश से ही शुरू किया जाता है, लग्नेश से, लग्नेश से, ठीक है ना, हम्म, क्योंकि लग्न ही हर चीज का कारक है ना, हम्म, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, हाँ, सारी सफलता, है ना, ठीक है, आयु, हम्म, तो लग्न सबसे प्रभावशाली मानी जाती है हाँ, है ना, क्योंकि लग्न ही मजबूत होगी, उसके बाद ही सारी गणनाएं होंगी पंचम घर की भाग्य भाव की। ठीक बात, तो लग्नेश भाग्य भाव में बुध एक राजयोग और चतुर्थेश गुरु भाग्य भाव में 2 राजयोग, ठीक, ये इसमें ठीक ठीक बन रहे हैं। हम्म, अब इसमें एक चीज और है क्या, कि लग्न से 8वें मंगल बैठा है, तो लग्न से ये मांगलिक बना दिया ठीक है, जन्म कुंडली को। हाँ, चंद्रमा से ये दूसरे पड़ेगा हाँ, मंगल, हाँ, चंद्रमा से नहीं है, लेकिन शुक्र से साथ मंगल बैठा हुआ है, ठीक, हाँ, शुक्र के साथ ही बैठा है, तो इसका मतलब है शुक्र से भी मांगलिक हो गई। तो ये 2 तरह से मांगलिक कुंडली है, तो ये मांगलिक कुंडली कही जाएगी, ठीक है। अब शनि की स्थिति देखो कि लग्न पर शनि की 3री दृष्टि आ रही है और गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो शनि की 3री दृष्टि लग्न पे उच्चाभिलाषी आ रही, शनि की तुला उच्च राशि है और कन्या पे जा रही दृष्टि, ठीक। और शनि इसमें राजयोग कारक ग्रह है जो 5वें घर को, अपने घर को भी देख रहा है, तो ये इस लग्न को बहुत ताकत देगा शनि, ठीक है, क्योंकि पंचमें से राजयोग कारक ग्रह है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। गुरु की जो यहाँ दृष्टि आई चतुर्थेश है ना, तो गुरु शनि की जब लग्न पे दृष्टि आ जाएगी और चंद्रमा केतु की दृष्टि ऑलरेडी आ रही है, तो एक तरह की प्रवज्जा बना देगा, और शनि की 7वीं दृष्टि पंचम घर पे और 7 8 9 10 10वीं दृष्टि 8वें घर पे जाएगी, ठीक। तो इस तरह से है ना ये जन्म कुंडली है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि इसमें बहुत सारे ज्योतिषी देखेंगे इसको तो कहेंगे ये काल सर्प योग बन रहा है। हाँ, हाँ, राहु केतु के, तो जरा ये काल सर्प योग का इसी में क्लियर कर दीजिए। तो ये शुक्र यहाँ इनका भाग्य से 8वें घर में तो बैठा है, लेकिन ये धन भाव को देख रहा है, तो धन भाव को तो ये मजबूत करेगा, ठीक है ना। और चतुर्थेश भाग्य भाव में बैठा है, राजयोग दे रहा है, तो सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, भूमि भवन वाहन, है ना, हर चीज की। वो काल सर्पयोग वाला क्लियर कर दीजिए। हाँ, कि काल सर्पयोग कुछ क्या है क्या नहीं है। हमने अभी तक जितने प्राचीन ऋषियों को पढ़ा है, महर्षि भृगु, पाराशर, बारामिहिर, कल्याण वर्मा, जितने भी हमने ऋषियों को पढ़ा है, उसमें हमें काल सर्प जैसे कोई योग नहीं दिखाई दिया। ये मुझे लगता है कि बाद में कुछ लोगों ने, है ना, इसको जोड़ा है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि पहले हमें ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हम काल सर्प योग पे विचार भी नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से काल सर्प दोष जैसा दोष जब शास्त्रों में नहीं हमें मिला, प्राचीन ग्रंथों में, तो फिर हमारे लिए मानना इसका जरूरी नहीं है। तो जब विचार नहीं करते तो उसके पूजा करना कोई रेमेडी नहीं बताते, कोई रेमेडी मतलब प्राचीन शास्त्रों में और दोष तो बताए गए हैं, ब्रह्म दोष है नहीं, और पितृ दोष है, मातृ दोष है, भ्रातृ दोष है, और तमाम तरह के दोषों की चर्चा की गई है, लेकिन काल सर्प दोष की हमें कहीं कोई जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए मैं इसको मानता भी नहीं। और एक चीज और बड़ी मशहूर है कि अगर राहु लग्न में बैठ जाए तो वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का बनाता है, क्या ये भी है? नहीं, राहु को ये देखना पड़ेगा कि राहु जहाँ बैठा है उसका मालिक कहाँ बैठा है। अच्छा, है ना, तो जैसे राहु यहाँ कन्या के घर में बैठा है ना, तो अब कन्या राशि बुध की है ना, और बुध यहाँ 9वें घर में बैठा है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो राहु यहाँ बैठा है और 7वें घर में चंद्रमा बैठा है ना, वो लाभ भाव का मालिक है, राहु ये चंद्रमा को देख रहा है, ठीक। तो अब ये राहु बुद्धि में कभी भ्रम पैदा करेगा, शारीरिक कष्ट देगा,
मानसिक दबाव तनाव देगा, अच्छा, है ना, अपने कार्य क्षेत्र में। बहुत प्रेशर आएगा कार्य क्षेत्र में उन्नति करने के लिए। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज इनकी लाइफ में हो जाती हैं, हाँ, ये इसी की वजह, ये राहु की वजह से, अकेले राहु की हाँ, वजह से। चूंकि राहु की चंद्रमा पे भी तो दृष्टि है, चंद्रमा पे भी है, और नवी दृष्टि राहु की बुध पे भी है, और भाग्येश भी जो है फंस गया है ना। तो इसलिए हाँ, वो भाग्येश थोड़ा 8वें घर में बैठा है, इसलिए वो कमजोर हो गया। तो इसलिए कंट्रोवर्सी होती है राहु के कारण। राहु ने चंद्रमा को कैप्चर कर रखा है और बुध को कैप्चर कर रखा है, यानी मन और बुद्धि दोनों को। तो कभी कुछ इनके बातों से ऐसी चीजें हो जाती होंगी, कुछ कह देते होंगे, जिसके कारण कंट्रोवर्सी। अब एक चीज बताइए, जैसे इस कुंडली हमारे एक सवाल आया हमारे मन में कि एक तरफ तो ज्योतिष विज्ञान हर एक चीज का कैलकुलेशन करता है, ठीक, दूसरी तरफ जो है इंसान अपनी फ्री विल को लेके काम करता है कि ये काम हमने किया। तो अभी जैसे इनकी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी हुई तो उसका पूरी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? इनके पूर्व जन्मों के कर्म, इस जन्मों के कर्म, या कि ये कहा जाएगा जैसे समाज में कहा जाता है इन्होंने ये जानबूझ के किया? देखो, ये बहुत रहस्य है इसमें। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि भाग्य से हर चीज निर्धारित होती है। ठीक है। मेरा ये मानना है कि भाग्य तो ठीक है, प्राचीन मतलब पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं उनका तो प्रभाव हमारे इस जीवन में होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अपने कर्म भी जो हम कर रहे हैं, है नी, तो वो भी अगर समझदारी से भरे हुए होंगे तो अगर कोई नेगेटिव प्रभाव हमारे भाग्य से मिलना है तो वो कम हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाग्य पूरा कैप्चर कर लेगा। और अगर हम थोड़ा गलत करेंगे अपने कर्म को तो फिर वो भाग्य उसमें ऐड हो जाएगा, हाँ, बुरे कर्मों का पिछले, तो वो उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा बुरा। इस तरह से तो अच्छा, एक और हमारा सवाल है, अभी जैसे ये कहे कि कर्म, तो इसको भी यही क्लियर कर दीजिए इसी वीडियो में कि कर्म का क्या सिद्धांत है। भाई, चोर के लिए चोरी करना उसका सत्कर्म है, पुलिस के लिए चोर को पकड़ना उनका सत्कर्म है। मतलब अगर समाज के अनुकूल कोई कर्म कर रहे हैं तो समाज के हिसाब से वो सत्कर्म है, लेकिन समाज के प्रतिकूल कोई कर्म किया जा रहा है तो वो दुष्कर्म है। अब एक बात और है इसमें कि एक इंडिविजुअल आदमी वो अपने लिए कर्म करता है ताकि वो सुखी हो जाए। तो अभी उसको एक रास्ता मिला कि हमको ये काम ऐसे कर देना है तो उसने कर दिया। अब वो काम 10 लोगों को लगा कि नहीं ये गलत रास्ता है तो उन्होंने दुष्कर्म कह दिया उसको। तो इसका जरा वो कुछ सैद्धांतिक पहलू पर विचार तो बताइए। कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल है नहीं। एक कर्म किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, दोनों पहलू हैं इसके। लेकिन इसके साथ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता से ही उस बच्चे को सिखाना प्रारंभ होता है छोटे पर से, कि कौन सी चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये परंपरागत ज्ञान जो है नी पैतृक रूप से माता पिता को प्राप्त होता है अपने माता पिता से, उसको वो ट्रांसफर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को अपने बच्चे में कि ये कार्य बुरा है, इसको नहीं करना चाहिए, ये कार्य अच्छा है, इसको नहीं करना चाहिए। परंपराओं का निर्धारण कैसे होता है? जब भी इस सनातन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए है नी, जो भी जिसमें सारी चीजें दी गई, सारा कर्म सिद्धांत है ना भाग्य का, तो उसमें ये बताया गया कि देखो ये कर्म अच्छे हैं, ये कर्म बुरे हैं। तो वो चीजें प्राचीन काल से ही मनुष्यों के सुनते सुनते चले आ रहे हैं, हाँ, और उनका पालन करते करते वो चीज उनके स्वभाव में आ गई। ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि केवल सुन लेने मात्र से या पढ़ लेने मात्र से कि ये कर्म अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि जितने भी सामाजिक नियम बनाए गए
जितने भी कानून व्यवस्था की या धाराएं या जो भी बनाई गई चीजें, वो उन्हीं प्राचीन नियमों के आधार पर बनाई गई कि ये कार्य अगर अच्छा है तो इसकी प्रशंसा होगी, उसका विधान है। ये कार्य बुरा है तो इसके लिए दंड का प्राविधान है। ठीक है, तो वो एक परंपरागत तरीके से हर पति पत्नी को ये ज्ञान मिलता रहा है, तो वो अपने बच्चे को उसी तरह सिखाता है। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं कि जैसे कोई बहुत अच्छा परिवार है, बहुत संस्कारी परिवार है ना, माता पिता, बच्चा उसका अपराधी हो जाता है, ये भी होता है, ठीक हो जाता है कभी कभी। तो वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है कि उसकी संगति गलत हो जाती है बचपन में, जिसके कारण वो उस प्रवृत्ति में चला जाता है ना। कुछ ऐसे होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के माता पिता जिनके बच्चे अच्छे गुणवान हो जाते हैं, संस्कारवान हो जाते हैं, तो वो भी देश काल परिस्थिति उसके लिए जिम्मेदार है कि उसकी संगत कैसी है, वो किसके साथ उठता बैठता है, किससे बात करता है। तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो केवल एक चीज़ को नहीं मानना चाहिए कि भाग्य ही सब चीज़ों का निर्धारण करता है। भाग्य के साथ अगर कर्म नहीं किया जाएगा वैसा, तो फिर हमें उसका फल कैसे मिलेगा। हाँ, ये तो सही बात। तो भाग्य और कर्म दोनों जिम्मेदार हैं किसी मनुष्य के ये भी पूरे इसमें जीवन। थोड़ा क्लियर करिए कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो किसी एक काम में लगे हुए हैं बहुत लंबे समय से, अचानक से उनका कुछ विचार ऐसा परिवर्तित होता है और उसका वो कारण नहीं ढूंढ पाते हैं और वो अचानक से उस काम को बंद करके और एकदम नए काम में आ जाते हैं। हाँ, तो इनके कारण क्या? हाँ, इसका कारण तो प्रारब्ध है। इनके प्रारब्ध का वो प्रारब्ध के अनुसार ही उतने समय तक किसी एक कार्य को करता है, और जब प्रारब्ध में चीज लिखी हुई है कि नहीं अब इससे आगे इसको ये कार्य करना है, हाँ नहीं, तो फिर वो कार्य तो जैसे उनकी कुंडली खोली जाती है बस वो चीज क्लियर दिखने लग जाती है, वो दिखने लग जाती है। हाँ, वो चीज दिखती है। कि जैसे हमने बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन को देखा कि वो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अचानक से उन्होंने एक दूसरे क्षेत्र में कुछ काम करने की कोशिश की तो सब खत्म हो गया। पूरी कंपनी, जैसे वो विजय माल्या, ये तो होता है ना, कि उन्होंने जैसे ही एक एयरलाइंस में काम करने की कोशिश की तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया उनका। हाँ, चौपट हो गया। और जब आपने कुंडली पढ़ी थी तो उसमें यही सब चीजें निकली। ये तो होता है। और एक चीज और बताइए, जैसे अब ये हो गई, वीडियो लंबी हो गई लेकिन बढ़िया बातचीत हो रही थी कि प्रारब्ध का लिखा हुआ यहाँ बदला जा सकता है। प्रारब्ध, हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है ना, और किसी समय के महापुरुष की सहायता, दो चीजें हैं जिससे प्रारब्ध को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। अच्छा, और एक नई जर्नी लिखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पर ही आंतरिक ज्ञान, नहीं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उस पे ध्यान करना, ठीक, तो ये कार्य क्यों किया जाता है, मुक्ति क्या चीज है, मुक्ति की बड़ी चर्चा होती है, धर्मशास्त्रों में भी है, संत महात्माओं के द्वारा भी बहुत चर्चा की जाती है कि मुक्ति क्या चीज है ना। मुक्ति का सीधा सा अर्थ ये है कि अपने कर्मों, जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, ठीक है, जितने जन्म हमने लिए हैं उनके जो कर्म हैं, ठीक है, उन कर्मों की पूर्णतया समाप्ति, ठीक, ये है वास्तविक मुक्ति का अर्थ। ठीक, बाकी मुक्ति का जो अर्थ है कि यहाँ से आत्मा मुक्त हो जाएगी, अपने धाम में चली जाएगी, वैकुंठ में चली जाएगी, सत्यलोक में चली जाएगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन मुक्ति का वास्तविक अर्थ ये है कि कर्मों से पूर्णतया निवृत्ति, छुट्टी मिल जाना, है ना, कि सारे पिछले कर्म डिलीट हो गए हमारी आत्मा पर से, सूक्ष्म शरीर पर से, ठीक है। अब जो हम कर्म करेंगे उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये आत्मज्ञान का
मुख्य उद्देश्य है और यही वास्तविक मुक्ति है। क्यों कि आदमी अच्छे बुरे सारे कर्म है नहीं, इन्हीं 5 विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण ही तो करता है। और जब ये हमारे कर्म छूट गए, सब हट गए, कर्म बंधन से हम मुक्त हो गए, तो बढ़िया सुखी जीवन बीतेगा निष्काम भाव से। नहीं कि कोई कर्म हम कर रहे हैं, उसका फल अच्छा मिला तो भी ठीक, नहीं अच्छा मिला तो भी ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा नहीं है कि न तुम कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाओगे, जो कुछ लिया यही लिया, जो कुछ देना है यही देना है। ठीक है, तो वही एक नियम है कि इस तरह से ये चीज कार्य करती है। ठीक है, ये चीज जो है इस पर चर्चा हो गई, ये अच्छी बात है नहीं। हाँ। इसी कुंडली के बहाने चर्चा हो गई। बाकी इनका करियर चलता रहेगा, चूंकि दशमेश बुध है ना स्थिर राशि में बैठा है भाग्य भाव में, और बढ़िया करियर चलता है। अच्छा, और हम आपको एक चीज बताते हैं कि ये सिंगर उतना तैयार नहीं है, मतलब इनकी क्राफ्ट नहीं तैयार है। लेकिन आप देखिए कुंडली में ऐसे ऐसे राजयोग बैठे हुए हैं कि ये बिल्कुल अमीर लोगों की श्रेणी में है, जो उच्च वर्ग के धनाढ्य लोग हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि भाग्य बली है ना, भाग्य बलवान है, भाग्य भाव बहुत बली है। तो इस तरह से मीका सिंह की ये जन्म कुंडली मेरे हिसाब से ठीक है।